मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था टेंस। हमारा टॉपिक चल रहा था वो था टेंस, और टेंस में हमने पहले टेंस का जो अध्ययन किया था प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में मैंने आपको बताया था कि उसमें की हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, मेन वर्ब क्या लगती है, हिंदी पहचान क्या होती है, एडवर्ब क्या होती है, प्लस उसके निश्चित प्रयोग थे जहाँ पे कहीं पे हिस्टोरिकल फैक्ट आ रखा हो, हैबिचुअल ट्रूथ हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, और जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ हो, लाइव कमेंट्री हो, न्यूज़पेपर्स हेडलाइन हो, आइडम्स एंड फ्रेज हो। यदि ऐसी आ रखी है तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करना है। ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरोगे आप, तब आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे देखो, अगला हमारा टेंस का पार्ट होगा, वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा पार्ट होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप इसमें पहला पार्ट देखेंगे वो होगी हिंदी पहचान। इसकी हिंदी पहचान क्या होती है? इसकी हिंदी पहचान होती है इस टेंस में हिंदी वाक्यों के रूप में हिंदी वाक्यों के रूप में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं। इस टेंस की हिंदी पहचान क्या होती है? हिंदी के जो वाक्य होंगे उनके अंत में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये आते हैं। तब ये बात मान के चलना ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस आ रखा है। उसके बाद में होगी इसकी एडवर्ब। एडवर्ब में होगा नाउ, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, in the morning, in the evening, in the evening, these days। यदि ये वर्ड किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में ऐसे वर्ड आ रखे हैं तो आपको क्या मानना है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ये जो सेंटेंस आया हुआ है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस आया हुआ है, जिसमें इसकी एडवर्ब होगी नाउ होगा, एट दिस टाइम होगा, एट दिस मोमेंट होगा, इन द मॉर्निंग होगा, इन द इवनिंग होगा और दीज डेज होगा। यदि इससे विपरीत, क्योंकि आगे कहीं पे एट दैट मोमेंट आएगा, दैट लगते ही टेंस चेंजेस हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। दीज डेज आ रखा है, दोज डेज आते ही टेंस चेंज हो जाएगा। जो मैंने एडवर्ब बताई है कौन कौन सी, नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग और दिस डेज। यदि ये आपके एडवर्ब आ रखी हो तो आपको कौन सा टेंस मानना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और उस यदि फिल इन द ब्लैंक कर रहे हो, यदि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भर रहे हो तो आपको क्या करना, उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ना है। और उसमें किसका यूज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज करना है। लेकिन आपको ये वर्ड ध्यान में रखने होंगे जिसको एडवर्ब बोला जाता है, या हम अपनी लैंग्वेज में बोले तो बोल सकते हैं जिस प्रकार से हिंदी पहचान है उसी प्रकार से हम इनको क्या बोल सकते हैं, अंग्रेजी पहचान बोल सकते हैं। यदि ऐसे जो अंग्रेजी पहचान या एडवर्ब आ रखी है तो आपको उससे ब्लैंक में क्या फिलअप करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फिलअप करना है। अगला है हेल्पिंग वर्ब। अब देखो मैं बता दूं हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो मेन वर्ब की मदद करती है, ये बात ध्यान में रखना। हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो मेन वर्ब की मदद करती है किसमें, टेंस की स्थिति दर्शाने के लिए। ये क्या केवल सहायता के लिए ही काम करती है। तो इसमें कौन सी यूज की जाती है, ये देखो इस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एज कॉमा
प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर तथा आई सब्जेक्ट के साथ एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? इस टेंस में सिंगुलर जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ इज का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ड आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए एक वचन जो करता होगा। जिस प्रकार से ही बोल सकते हैं, सी बोल सकते हैं, इट बोल सकते हैं। और सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन एक होती है प्लूरल, एक होती है सिंगुलर। जैसे मान लो किसी का नाम आ गया, किसी प्लेस का नाम आ गया, यदि नाम डायरेक्टली आ रखी है, डायरेक्टली आ रखी है, जैसे मतलब बॉय आ रखा है तो सिंगुलर है, बॉयज प्लूरल में हो जाएगा। बॉयज प्लूरल, गर्ल है, स्टूडेंट है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यदि सिंगुलर होगा तो उसके साथ इज का प्रयोग किया जाता है, प्लूरल होगा उसके साथ आर का प्रयोग किया जाता है। और यदि आपके सब्जेक्ट क्या रखा हो, आई सब्जेक्ट आ रखा हो, तो वहां पे आप किसके कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे? एम हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। ये तीन इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, आर और एम। इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और एम का प्रयोग आई जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ किया जाता है। उसके बाद में आती है मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सी प्रयुक्त होती है वो देखो। इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। वर्ब कौन सी प्रयुक्त की जाती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी प्रयुक्त की जाती है। इस टेंस में क्या किया जाता है? जो मुख्य क्रिया होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अब एक बात आपको ध्यान में रखनी है, देखो मेन वर्ब है, क्योंकि हम टेंस पढ़ेंगे, तीन टेंस होंगे जो उसके प्रारंभिक पार्ट है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उनके चार चार पार्ट होंगे, चार चार। प्रत्येक का सिंपल होगा, कंटीन्यूअस होगा, परफेक्ट होगा, परफेक्ट कंटीन्यूअस। मतलब इस ऐसे मिला के हम कितने पार्टों का अध्ययन करेंगे? 12 चैप्टर होंगे, उनका अध्ययन करेंगे। अब इसमें आपको एक बात ध्यान में रखनी है स्टूडेंट को, ये सबसे बेसिक पार्ट रहता है, बहुत इजी पार्ट रहता है, क्योंकि ये रटने की आवश्यकता नहीं रहती आपको। क्योंकि ध्यान में रखो, यदि जहां पे भी आप कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे हो, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, पास्ट कंटीन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, फ्यूचर कंटीन्यूअस है और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है। मतलब कंटीन्यूअस कितने प्रकार के होते हैं? 6 हो गए, 2 तो प्रेजेंट के हो गए, 2 पास्ट के हो गए, 2 फ्यूचर के हो गए। तो वहां पे यदि आपको मेन वर्ब प्रयुक्त करनी हो तो कौन सी करनी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मतलब यदि हम लर्न करना चाहें तो 6 टेंसों की जो मेन वर्ब है वो हमारे एक साथ लर्न हो गई। 6 टेंसों की मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, वो पूरी की पूरी हमने याद कर ली। क्या जहां पे भी नाम कंटीन्यूअस आएगा, शायद प्रेजेंट कंटीन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, पास्ट कंटीन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, फ्यूचर कंटीन्यूअस है और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है, तो वहां सभी में क्या लगेगी? फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी प्रयोग की जाएगी। और उसके बाद में 6 का तो हमने ये कर लिया कि 6 में तो ये लगती है, बाकी बच कितने गए? 6 और बच गए। 6 में से 3 आते हैं परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। जहां पे भी नाम केवल परफेक्ट आ जाए तो इसका मतलब वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। क्या वहां 2 क्लियर हो गए? एक में तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी, कंटीन्यूअस नाम आ गया, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, केवल परफेक्ट आ रहा है, परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं, केवल परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तीनों में क्या लगेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। कितने हो गए? 6 और 3 9। बचे कितने हमारे पास? 3 और बच गए। 3 बचे कौन से? सिंपल बच गए। कौन से बच गए? सिंपल बच गए। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एक अपवाद रहता है इसमें, सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इसमें एक अपवाद रहता है, वो ये रहता है कि प्रेजेंट पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, ये अपवाद रहता है। यदि हम यहाँ पे करना चाहें तो पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस रहता है, पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, उसमें क्या किया जाता है? पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस है,
उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हमारी मेन वर्ब कंप्लीट हो जाती है। जहां पे भी नाम कंटीन्यूअस है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देना। यदि केवल परफेक्ट आ रहा है, 3 परफेक्ट होते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना। यदि सिंपल चल रहा है तो सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। एक रहता है वो सेंटेंस रहता है, पूरा टेंस नहीं रहता है। पास्ट सिंपल है, पूरे टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगती है, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में लगती है। तो मैंने यहाँ पे बता दिया केवल एक अपवाद रहता है, वो ये रहता है पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आपकी जो मेन वर्ब है पूरी कंप्लीट होगी। मतलब आप करना चाहो तो कंटीन्यूअस नाम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, परफेक्ट नाम है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब नो कंप्लीट हो गए। सिंपल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक अपवाद रहता है, पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप देखते जाना कि किस प्रकार से आ रहे हैं, किस प्रकार से होता है ये। पहला पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। देखो सेंटेंस आपको जब ही आएंगे जब आप क्या करोगे, उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिसको सेंटेंस पैटर्न बोल सकते हैं, सेंटेंस फॉर्मूला बोल सकते हैं, यदि वो आपको याद है तो मतलब उसको बनाने का तरीका आना चाहिए बस। उससे पैटर्न के अलावा आपको इधर उधर नहीं जाना। देखो इसमें शुरुआत में क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में इज आर एम का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ये इसका फॉर्मूला रहता है। क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखो वह खाना पका रही है। यदि हम हिंदी के सेंटेंस देखेंगे तो शुरुआत में हमें यहाँ जाना है, मतलब यहाँ पे तो हम कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो देखो रहा है, रही है, रहे, ये मैंने हिंदी पहचान बताई है, तो यहाँ पे आ रखा रही है, तो इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। अब इसमें देखो शुरुआती काम क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है, कर्ता। कर्ता वो होता है जो कार्य करता है। इसमें कार्य करने वाला कौन है, वह है। तो इसको एक लड़की के लिए आ रखा तो सी, एक काम कर दिया हमने। दूसरा काम है इज आर और एम में से एक का प्रयोग करना है। इज आर एम में से एक का प्रयोग करना है। अब देखना सी सिंगुलर है तो इसका प्रयोग करो, प्लूरल है तो आर का प्रयोग करो। आई तो है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे सी सिंगुलर है तो इसका, तीनों में से एक का प्रयोग कर दिया। मतलब यहाँ आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब इसमें वर्ब क्या है, पकाना। पकाने को क्या बोलते हैं, कुक। तो कुक की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, कुकिंग हो गई। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारे पास खाना, फूड, भोजन। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें यदि किसी भी स्टूडेंट ने कोई भी हो चाहिए, यदि इस फॉर्मूले को यदि वो फॉलो नहीं करेगा तो आपका सेंटेंस गलत बन जाएगा, क्योंकि ये इधर है तो भी गलत है, ये इधर है तो भी गलत है, ये इसके बाद में है तो भी गलत है, क्योंकि पैटर्न है पूरा इसके अकॉर्डिंग चले। कोई भी सेंटेंस बनेगा वह यदि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का यदि अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनेगा। फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने इस सेंटेंस में क्या किया, सब्जेक्ट हमारे पास सी था, सी सिंगुलर है तो उसके साथ इज प्रयोग की जाती है, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट है वो लिख दिया। अब ये बात ध्यान में रखना है, ये आ रहा है ना ओब्लिक। ओब्लिक का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी वर्डों के बीच में ओब्लिक लगाया रहता है। तो ये बात मान के चलना, इन शब्दों में से केवल एक का प्रयोग करना है। ओब्लिक का मतलब होता है या तो ये या ये, मतलब जितने भी वर्डों के बीच में ओब्लिक आ गया, मतलब ये सेंटेंस है इसमें यहाँ ऐसे ओब्लिक लगाया हुआ है ऐसे, ये तो मतलब ये जितने भी शब्द हो गए इनमें से केवल एक का ही प्रयोग करना। दूसरा देखो, हम बाजार जा रहे हैं, वी आर, जाने को वो बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। टू, यहाँ पे टू मैं बता दूंगा क्यों आया है। टू है एक प्रीपोजिशन, स्थान से पहले टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। मार्केट क्या है, एक पैलेस है, स्कूल होगा तो भी टू का प्रयोग आएगा, यदि टेंपल है तो भी टू का प्रयोग आएगा, यदि पर्टिकुलर पैलेस का शिखर जो भी जहीं पे जा रहे हो
तो भी टू का प्रयोग आएगा। यहाँ पे बी क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर होता तो इसका करते आई सब्जेक्ट होता तो हम किसका करते हैं, एम का करते हैं। फर्स्ट फॉर्म जाने को बोलते हैं वो, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी गोइंग टू आगे मार्केट पहुंचे। आगे देखो नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। सीधा सीधा ध्यान में रखो, यदि एक आ रहा है तो इसका मतलब अफर्मेटिव का यदि स्ट्रक्चर आता है तो बाकी के स्ट्रक्चर है अपने आप हम बिल्ड अप कर पाएंगे। इसमें नोट का प्रयोग आता है। तो ये देखो सब्जेक्ट नोट कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। मैंने बताया था 3 नंबर पे। इज आर और एम, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, इसके बाद में ये नोट का प्रयोग हो गया। बाकी आगे वैसा का वैसा रहता है। हमें केवल नोट का प्रयोग करना है। नोट का प्रयोग कहां पे किया जाता है? हमारा जो सेंटेंस होगा उसमें तीसरे नंबर पे किसका प्रयोग किया जाता है? नोट का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हमने क्या कर दिया, नोट का प्रयोग कर दिया। शुरुआत में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नोट का प्रयोग। अब देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। एक सेंटेंस। दूसरा वे खेत नहीं जोत रहे हैं। अब देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, वे खेत नहीं जोत रहे हैं। 2 सेंटेंस हमने लिखे। पहले में सब्जेक्ट क्या है? आई है। आई के साथ इज, आर और एम में से एम का प्रयोग किया जाता है। 3 नंबर पे नोट। फिर अगली क्रिया क्या है? बोलना। बोलने को क्या बोलते हैं? स्पीक। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लाइक, एल आई ये बन गया। और यदि इसको बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? इसमें सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट है दे। दे क्या होता है? प्लूरल में होता है। प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग की जाती है। उसके बाद में नोट का प्रयोग, और उसके बाद में जोतने को बोलते हैं प्लो, पी एल ओ यू जी एच। तो प्लोविंग हो गया। प्लोविंग फिट। आगे देखो इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस स्ट्रक्चर वही रहता है। अब इंटेरोगेटिव जब वर्ड आ जाए ना तो आपको एक काम करना है। इंटेरोगेटिव आ जाए कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर आ रहा है और उसके बाद में यदि हम उसको इंटेरोगेटिव में चेंजेस कर रहे हैं उसी सेंटेंस स्ट्रक्चर को, तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, उस अफर्मेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब लगाई थी उस हेल्पिंग वर्ब को क्या कर दो? सेंटेंस के शुरुआत में रख दो। इसमें क्या आया हुआ है? सब्जेक्ट इज आर एम, ये जो हेल्पिंग वर्ब हुई तो हम इसको क्या कर देंगे? शुरुआत में रख देंगे इज आर एम, और उसके बाद में प्लस में आ गया सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सेम वो का वही रहेगा, प्लस से ये रहेगा। अंत में क्या आ जाएगा? ये बदलाव होगा, अंत में आएगा क्वेश्चन मार्क। अंत में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। अब ये देखना कि यदि जैसे मान लो कि हम ये टेंस पढ़ रहे हैं, आगे भी टेंस पढ़ेंगे। यदि आप ये अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेना, नोट वाले में क्या करते हैं? हम नोट का प्रयोग कर देते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद में, और इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं? वो हेल्पिंग वर्ब आई हुई है सब्जेक्ट के बाद में, उसको सब्जेक्ट से पहले रख दो, वो इंटेरोगेटिव बन जाएगा। हर जो टेंस होगा उसमें यही होगा। बाय द वे एक हो सकता है कि यदि आपको ध्यान में रखना है, यदि सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब के 2 पार्ट आए हुए, जैसे हैज बीन और हैव बीन 2 पार्ट आ गए, तो आपको ये करना है जो हैज है उसको क्या करना है? शुरुआत में रखना है, बीइंग को बाद में। मतलब पूरी की पूरी हेल्पिंग, यदि हेल्पिंग वर्ब के 2 पार्ट आ रखे हैं, 3 पार्ट आ रखे हैं, तो आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट है वही सेंटेंस के शुरुआत में रखना है। नोट का प्रयोग है, हेल्पिंग वर्ब के 2 पार्ट होंगे तो दोनों पहले पार्ट के तुरंत बाद में किया जाता है, 3 पार्ट होंगे तो भी पहले पार्ट के तुरंत बाद में किया जाता है। जैसा कि हम आगे जो हमारे टेंसेस आएंगे उनमें हम पढ़ेंगे। आगे देखो क्या माली बगीचे में पानी दे रहा है? पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस
क्या बच्चे दूध पी रहे हैं, क्या बच्चे दूध पी रहे हैं। पहला सेंटेंस था क्या माली बगीचे में पानी दे रहा है, क्या बच्चे, दूसरा सेंटेंस है क्या बच्चे दूध पी रहे हैं। सेम वैसा का वैसा यही है ना, ये सेंटेंस वैसा का वैसा बनेगा, कोई बदलाव नहीं होगा इसमें। यदि हम कैसा करते हैं इस सेंटेंस को, ये बाद में बताऊंगा, मैं पहले ये देखो, क्या वह खाना पका रही है, क्या वह खाना पका रही है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो आपको क्या करना है, इज है, ये बाद में आया हुआ, इसको पहले रख दो, बाद में आया, कुछ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी इज आने पहले आता है, तो इसको भी यहां से पहले रख दो, ये इंटरोगेटिव बन जाएगा, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब देखो इसमें क्या, माली बगीचे में पानी दे रहा है, तो देखो इज गार्डनर वाटरिंग इन द गार्डन। इज गार्डनर वाटरिंग इन द गार्डन। अब देखो यहाँ पे एक क्या, वाटर एक क्रिया होती है, मतलब वाटर एक नाउन भी होती है, संज्ञा भी होती है, वाटर एक क्रिया भी है। तो वाटर फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें क्या किया हमने, फर्स्ट फॉर्म प्लस से उसको आईएनजी लगा दिया, ये हमारी वर्ब थी। अब आगे देखो क्या बच्चे दूध पी रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चे क्या हैं, ऐसे बोलते क्या बच्चा दूध पी रहा है, तो बच्चा क्या हो गया सिंगुलर, क्या बच्चे दूध पी रहे हैं वो प्लूरल है, तो आर का प्रयोग करेंगे, आर चिल्ड्रन और चिल्ड्रन, पीने को बोलते हैं ड्रिंक, तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो गई ड्रिंकिंग, दूध को बोलते हैं मिल्क। ये हमारा सेंटेंस बिल्डअप हो गया, अंत में लगा दो क्वेश्चन। अब देखना एक तो ये, अब इसके बाद में यदि हम तीन जो सेंटेंस थे, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, सॉरी इंटरोगेटिव है, तीनों के बारे में पढ़ा था। अब आगे देखना, इसमें लास्ट वाला है जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और उससे पहले उसके बाद में आता है नेगेटिव इंटरोगेटिव। कोई ज्यादा फर्क नहीं होता उसमें, वो देखना क्या फर्क नहीं होता है क्या नहीं होता। अगला हमारा सेंटेंस है वो है नेगेटिव इंटरोगेटिव। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब उसमें कैसे किया जाता है ये देखना। पहले बात तो आते हैं इंटरोगेटिव पे, इस पे आते हैं इंटरोगेटिव, मतलब स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। भाई पहले तो हम नेगेटिव को छोड़ो एक मिनट, किस पे आते हैं इंटरोगेटिव पे। तो इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर तो हमें मालूम है, इस प्रकार से होगा। फिर नेगेटिव मतलब नोट का प्रयोग करना है। नोट का प्रयोग कितने नंबर पे करेंगे, 3 नंबर पे करेंगे। तो मतलब 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, यहाँ पे नोट का प्रयोग कर जाएगा। अब ये देखो मिलान कर लेना आप किस प्रकार से कर रहे हैं। शुरुआत में आ जाएगा इज ओब्लिक आर ओब्लिक एन, उसके बाद में सब्जेक्ट। ये तो यदि ये इतना जा रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। आप मिलान कर लो कि यहाँ पे देखो इज आर एम, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। यह तो रहा इंटरोगेटिव का। यदि इसी को हम नेगेटिव बना रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे नोट लगा दो 3 नंबर पे, ये नेगेटिव इंटरोगेटिव बन गया। अब देखो इसके एग्जांपल, क्या राधा गाना नहीं गा रही है, क्या राधा गाना नहीं गा रही है। ऐसे होता क्या राधा गाना गा रही है, तो इसका मतलब वो इंटरोगेटिव बन जाता। नहीं आ रखा है तो नेगेटिव इंटरोगेटिव बन गया। आगे देखो इसमें क्या विद्यार्थी गृह कार्य नहीं कर रहे हैं, क्या विद्यार्थी गृह कार्य नहीं कर रहे हैं। पहला क्या राधा गाना नहीं गा रही है, तो इज राधा नॉट सिंगिंग। स्ट्रक्चर मिलान कर लेना। यदि आपके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नहीं है तो इसका मतलब ये गलत है, पूरा का पूरा गलत है।
चाहे कोई भी करे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नहीं है तो इसका मतलब गलत है। देखो इजारे में से एक का प्रयोग है सब्जेक्ट है राधा, नोट का प्रयोग है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये ऑब्जेक्ट। यदि इसके अकॉर्डिंग जा रहा है तो हम सही चल रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग नहीं है। यदि ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है, मेन वर्ब बाद में आ रही है, मेन वर्ब पहले आ रही है, हेल्पिंग वर्ब बाद में आ रही है, तो इसका मतलब हम सेंटेंस पैटर्न को है फॉलो नहीं कर रहे हैं। और सेंटेंस पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे तो इसका मतलब हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसमें देखो क्या विद्यार्थी गृह कार्य नहीं कर रहे हैं, क्या विद्यार्थी गृह कार्य नहीं कर रहे हैं। अब विद्यार्थी प्लूरल में स्टूडेंट्स हैं, तो इसका मतलब प्लूरल के लिए मैंने बताया था कि आपको आर का प्रयोग करना, आर स्टूडेंट्स नॉट डू, ये फॉर्म होती है तो ये क्या होगी, डूइंग, डूइंग होमवर्क। ये इस प्रकार से बन जाएगा, अंत में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। मतलब आपको एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हो तो इसका मतलब दूसरा पैटर्न है। यदि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न आ रहा है तो इसका मतलब दूसरा पैटर्न आप भली भांति कर पाओगे, नेगेटिव हो चाहे इंटरोगेटिव हो। प्लस एक में यदि आपने ध्यान लगा के पढ़ लिया, मतलब यदि हम कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं उसमें जैसे मान लो कि अफर्मेटिव का हमें आ रहा है तो उससे नेगेटिव किस प्रकार से बनाया जाता है, इंटरोगेटिव किस प्रकार से बनाया जाता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव किस प्रकार से बनाया जाता है, तो सभी में क्या रहता है, चाहे उसके बाद में आप परफेक्ट पढ़ो, परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ो, पास्ट सिंपल पढ़ो, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ो, चाहे फ्यूचर के पढ़ो पार्ट, सभी में समान पैटर्न रहेगा, एक ये रहता है। अब मैं आपको बता दूं थोड़े, आपको एक तो कल एक मैंने क्रिया बताई थी आपको बी क्रिया बताई, बी का अर्थ होता है होना, और फर्स्ट फॉर्म होती है इजारम, सेकंड फॉर्म होती है वाज, पर बहुत ज्यादा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पूछी जाती है 9th और 10th में, और थर्ड फॉर्म होती है बीन, आईएनजी फॉर्म होती है बीन। एक होती है क्रिया डू, डू का मतलब होता है करना, फर्स्ट फॉर्म होती है डू, सेकंड फॉर्म होती है डिड, थर्ड फॉर्म होती है डन, आईएनजी फॉर्म होती है डू। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। डू यानी करना होगी। एक होती है हैव, हैव का मतलब होता है रखना, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है हैव, हैव क्या है, सिंगुलर के साथ हैव, प्लूरल के साथ हैव। सेकंड फॉर्म होती है हैड, थर्ड फॉर्म क्या होती है हैड, और आईएनजी फॉर्म होती है हैव। ये बात ध्यान में रखना है, ये बहुत बार करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आ जाती है। आपको ब्रैकेट में हैव लिखा हुआ जाएगा तो आप ये कंफ्यूजन में हो जाओगे कि अगले ने ब्रैकेट में क्या कर दिया है, मेन वर्ब लिखना भूल गया और हेल्पिंग वर्ब लिख दी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बी क्रिया आएगी तो भी वो भी मेन वर्ब है, डू आएगी वो भी मेन वर्ब है, हैव आएगी वो भी मेन वर्ब है। अब उसके बाद में मेन वर्ब में आपको यदि सेंटेंस में डिमांड हो रही है कि जैसे मतलब ये परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं तो परफेक्ट में थर्ड फॉर्म की डिमांड हो रही है तो थर्ड फॉर्म लगाओ, उसकी सेकंड फॉर्म की डिमांड हो रही है तो जैसे सेकंड फॉर्म लगाओ, फर्स्ट फॉर्म की डिमांड हो रही है तो फर्स्ट फॉर्म लगाओ। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखो, अब जैसे मान लो कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो आपके आएगी किस प्रकार से, देखो एग्जांपल इस प्रकार से आएंगे। अब इसमें हम अपनी मर्जी से अर्थ लगा के नहीं फिलअप कर सकते इसको, ये बात ध्यान में रखना। बहुत ज्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं, इसका अर्थ लगाते हैं, अर्थ के आधार पे भर रहे हैं कंटिन्यूस में रहा रही आ रहा है, चुका है चुकी आ रही है, ता है ती आ रहे, उस आधार पे अरे वो गलत हो जाएगा। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ये रही इसकी एडवर्ब, ये एट दिस टाइम कौन से टेंस की है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इसका मतलब इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस भरा जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस से भरा जाएगा। और यदि यही है प्रेजेंट कंटीन्यूअस भरा जाएगा। अब इसमें देखो सी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इसका प्रयोग किया जाता है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो इसका मतलब कुक की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या होगी, कुकिंग, इसका मतलब इसमें क्या भरा जाएगा, इस कुकिंग भरा जाएगा। यदि इसी ऐसे ही सेंटेंस में आते हैं नाउ, ये किसकी एडवर्ब है, ये एडवर्ब है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की नाउ, क्योंकि आगे और पढ़ेंगे ना उसमें अलग अलग एडवर्ब आएगी, ये नाउ दोबारा आएगी तो उसमें आएगा टिल नाउ, बाय नाउ, परफेक्ट में आती है टिल नाउ, बाय नाउ। अब इसमें स्टूडेंट क्या देखेगा कि ये नाउ आ रखा है, अरे नाउ पर इससे आगे भी तो देखो, यहाँ पे टिल भी आ रखा है, बाय भी आ रखा है,
टिल नाउ या बाय नाउ आएगी तो वो प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब होगी। और यहाँ पे केवल नाउ आया रहेगा तो ये किसके होगी? प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज प्लेइंग। अब यदि यही सेंटेंस यदि यहाँ पे ऐसा ना करके मैं यहाँ पे टिल और लगा दूं, टी आई डबल चेंज इतना किया, आपने स्टूडेंट ने क्या देखा? नाउ देखा। यदि टिल नाउ आ रहा है तो ये यहाँ पे नहीं भरी जाएगी, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट भरा जाएगा। तो हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी। अब देखो टिल लगते ही चेंज हो गया। अर्थ के आधार पे कुछ नहीं होगा, ये हर स्टूडेंट बात मान के चलो कि अर्थ के आधार पे कुछ नहीं हो सकता। हमें देखनी है कि इसमें एडवर्ब कौन सी प्रयुक्त की गई है, एडवर्ब के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है? टेंस से प्रयुक्त करना है। यदि हमने एडवर्ब के साथ यदि जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब प्रयुक्त नहीं किया तो इसका मतलब हमारा सेंटेंस या करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रही है वो फिलअप करनी, वो पूरी की पूरी गलत हो जाएगी।